नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 18वीं सदी के भारत में चल रहे हैं। ये वो दौर है जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की पकड़ कमज़ोर हो रही थी और पूरे देश में एक तरह का पावर वैक्यूम बन रहा था। और इसी मौके पर कई नई ताकतें, नए राज्य उभर कर सामने आए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मुगल साम्राज्य के ढलान के बाद वो कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो ऊपर उठी। इन नोट्स में दो तरह के राज्यों का जिक्र है। एक वो जिन्होंने बगावत की और दूसरे वो जो लगभग कह सकते हैं आजाद हो गए। हाँ, और ये फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मुगल सत्ता कोई एक रात में खत्म नहीं हुई। कुछ जगहों पर उसे सीधी चुनौती मिली, जिन्हें हम विद्रोही राज्य कह सकते हैं। तो कुछ जगहों पर, जैसे कि अवध या बंगाल में, मुगल गवर्नर ही इतने ताकतवर हो गए कि वो बस नाम के लिए बादशाह के अधीन थे। असल में तो वो अपना राज चला रहे थे। अच्छा, मतलब वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गए। ये दिलचस्प है। तो चलिए आज उन राज्यों से शुरू करते हैं जिन्होंने सीधी टक्कर ली। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जाटों का। ये जाट समुदाय कौन थे और कहाँ से आए थे? मैंने पढ़ा है कि दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास बसे हुए थे और मुख्य रूप से खेती किसानी करने वाला एक समृद्ध समुदाय थे। बिल्कुल। और मुगलों से उनका संघर्ष कोई नया नहीं था। जहांगीर के टाइम से ही छोटी मोटी झड़पें चल रही थी, लेकिन औरंगजेब की कट्टर नीतियों के बाद उसके बाद ये विद्रोह एक संगठित रूप लेने लगे। गोकुला, राजाराम और फिर चूड़ामन जैसे शुरुआती जाट नेताओं ने मुगलों को नाको चने चबा दिए थे। और इन्हीं संघर्षों से बाद में भरतपुर राज्य की नींव पड़ी। एक दिलचस्प बात जो इन स्रोतों में सामने आई वो ये है कि इस राज्य का सिस्टम सामंती या फ्यूडल था। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि राजा अकेले राज नहीं करता था। राज्य के प्रशासन में, खासकर टैक्स वसूलने जैसे कामों में, जमींदारों का बहुत बड़ा रोल था। और ये जमींदार अक्सर राजा के अपने रिश्तेदार या करीबी लोग ही होते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि पावर बंटी हुई थी। अच्छा। और एक मजे की बात यह है कि कुछ दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि जाटों का टैक्स सिस्टम मुगलों से भी ज्यादा सख्त था। अगर हम अब बड़े जाट नेताओं की बात करें तो चूड़ामन का जिक्र आता है, जिन्होंने थून में एक मजबूत किला बनाया और मुगल सत्ता को खुली चुनौती दी। लेकिन बाद में उन्हें शायद पीछे हटना पड़ा था। असली खेल तो उनके बाद शुरू हुआ। हाँ, बदन सिंह, जिन्हें भरतपुर राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। 1722 से 1756 तक बदन सिंह बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने छोटे छोटे जाट जमींदारों को एक साथ लाकर आगरा से मथुरा तक अपना दबदबा कायम किया। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब अहमद शाह अब्दाली जैसा खूंखार आक्रमणकारी भारत आया, तो उसे भी बदन सिंह को उस इलाके का राजा मानना पड़ा। और बदन सिंह के बाद आए महाराजा सूरजमल। इनको एक उपाधि दी गई है, जाट जनजाति का प्लेटो। ये तो बड़ी अजीब उपाधि है। प्लेटो तो एक यूनानी दार्शनिक थे। एक भारतीय महाराजा के लिए ये नाम क्यों? ये उपाधि उनकी सैन्य प्रतिभा से ज्यादा उनकी राजनीतिक समझ और कूटनीति को दी गई है। सूरजमल जानते थे कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है और कब संधि करनी है। उनके टाइम पर जाट पावर अपने पीक पर था। उन्होंने 1761 में आगरा के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया था और दिल्ली दरबार की राजनीति में उनका सीधा दखल था। लेकिन 1763 में उनकी मौत के बाद ये ताकत बिखरने लगी। हाँ, बिल्कुल। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी तो जाटों का जिक्र आता है ना? उन्होंने मराठों का साथ दिया था शायद। हाँ, शुरुआत में सूरजमल मराठों के साथ थे, लेकिन मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के अड़ियल रवैये की वजह से बात बिगड़ गई और सूरजमल लड़ाई से अलग हो गए। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर जाटों का पूरा समर्थन मिलता तो शायद पानीपत का नतीजा कुछ और होता। तो ये कहानी थी जाटों की। अब उत्तर भारत की एक और ताकत की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने मुगलों को चुनौती दी, अफगान। इन्हें पश्तून या पठान भी कहा जाता है। यहाँ थोड़ा भूगोल समझना जरूरी है। पश्तून पारंपरिक रूप से आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं। काबुल, गजनी, कंधार, ये सब वही इलाके हैं। स्ट्रेटेजिकली ब्रिटिश इसे भारत की वैज्ञानिक सीमा या साइंटिफिक फ्रंटियर कहते थे। अच्छा जी, क्योंकि इतिहास में ज्यादातर बड़े हमले खैबर और बोलन दर्रों से यहीं से हुए हैं। इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है अफगान समाज की बनावट। इसमें जई शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है, जैसे यूसुफ जई। इसका क्या मतलब है? जई का सीधा मतलब है कि बच्चे या के वंशज। तो यूसुफ जई का मतलब हुआ यूसुफ के बच्चे।
ये उनके समाज का एक तरह से सरनेम सिस्टम था जो बताता था कि आप किस कबीले से हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था जहां खेती या व्यापार के मौके कम थे, तो समाज की बनावट हमेशा से कबीलों पर आधारित रही है। दिल्ली के पास रोहिलखंड की स्थापना की। वहीं मोहम्मद खान बंगश ने दिल्ली के पूरब में फर्रुखाबाद के आसपास अपना दबदबा बनाया। और जब पानीपत की लड़ाई हुई तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसकी वजह एक वजह तो जातीय भाईचारा थी, लेकिन उससे भी बड़ी वजह थी मराठों से उनकी पुरानी दुश्मनी। तो हमने देखा कि उत्तर भारत में जाट और अफगान जैसी जमीनी शक्तियां मुगलों की जगह ले रही थीं, लेकिन दक्षिण में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वहां एक ऐसा राज्य उभर रहा था जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि कह सकते हैं तकनीक और आधुनिक सोच के दम पर अंग्रेजों को टक्कर दे रहा था। मैसूर पर तो वढ़ियार राजवंश का शासन था, लेकिन कहते हैं कि असली पावर दो मंत्रियों नंजराज और देवराज के हाथ में थी। सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक समझ थी। वो धीरे धीरे अपनी काबिलियत के दम पर मैसूर की सेना में ऊपर उठता गया। और 1761 में उसने तख्ता पलट कर दिया, है ना? हाँ, 1761 में उसने दोनों मंत्रियों को किनारे कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही साल है जब उत्तर में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई ने मराठों को बुरी तरह उलझा दिया और उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर हैदर अली ने दक्षिण में तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। हैदर ने खास तौर पर मालाबार और कनारा जैसे तटीय इलाकों पर कब्जा किया। इसके पीछे क्या कोई खास रणनीति थी? बहुत गहरी रणनीति थी। हैदर समझ गया था कि भविष्य की लड़ाइयां पुराने हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उसे अपनी सेना को आधुनिक बनाना था। तोपें चाहिए थीं, बंदूकें चाहिए थीं, और ये सब मिलता था यूरोपियनों से, खासकर फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसियों से संपर्क रखने और हथियार मंगाने के लिए बंदरगाहों पर कब्जा करना जरूरी था। लेकिन इसी विस्तार ने उसे सीधे मराठों, हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। एक मिनट, अगर हैदर अली को एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड राज्य बनाना था, तो वहां पहले से मौजूद स्थानीय सरदारों का क्या हुआ? उन्होंने जरूर विरोध किया होगा। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर पोलीगाज का जिक्र आता है। ये विजयनगर साम्राज्य के जमाने से चले आ रहे स्थानीय सरदार थे जो अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद थे। हैदर को पता था कि जब तक ये छोटे छोटे पावर सेंटर रहेंगे, वो कभी भी एक मजबूत राज्य नहीं बना पाएगा। इसलिए उसने एक एक करके इन पोलीगारों की ताकत को कुचल दिया। और हैदर के बाद आया उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिसे एक असाधारण योद्धा बताया जाता है। टीपू सिर्फ योद्धा नहीं था, वो अपने पिता से भी 2 कदम आगे था। उसने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा, मराठों और निजाम से भी लड़ा, और 1799 में जब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वो हार रहा था, तो अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, शेर की तरह एक दिन जीना भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है, और लड़ते लड़ते मरा गया। मैसूर की नीतियों में एक बहुत ही अनोखी चीज का जिक्र है, सैन्य राजकोषीय प्रणाली या मिलिट्री फिस्कलिज्म। ये सुनने में बड़ा जटिल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि पहले राजा जमींदारों से टैक्स लेता था और जमींदार किसानों से। टीपू ने बीच के सारे मिडलमैन, बिचौलियों को, पोलीगारों और जमींदारों को हटा दिया और कहा, अब से सरकार की सेना सीधे किसानों से टैक्स वसूलेगी। इससे 2 जबरदस्त फायदे हुए। राज्य की कमाई कई गुना बढ़ गई, जिससे वो एक बड़ी और आधुनिक सेना रख सका, और दूसरा, पूरे इलाके पर सेना का सीधा कंट्रोल हो गया। वाह! और ये सिस्टम इतना कारगर था कि बाद में अंग्रेजों ने इसी से प्रेरणा लेकर अपना रैयतवाड़ी सिस्टम बनाया। तो ये सिर्फ एक सैन्य सुधार नहीं था, ये एक आर्थिक सुधार भी था। और भी कई नई चीजें टीपू ने शुरू की, जैसे रेशम की खेती, एक सरकारी ट्रेडिंग कंपनी और अपनी नौसेना बनाने की कोशिश। ये सब दिखाता है कि टीपू सिर्फ एक राजा नहीं था जो अपनी गद्दी बचा रहा था। वो शायद भारत का पहला शासक था जो समझ गया था कि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी फौज नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था है। अच्छा। उसकी हर कोशिश, चाहे वो नेवी हो, सरकारी कंपनी हो या रॉकेट, इसी व्यवस्था को भारत में बनाने और अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए थी। और रॉकेट? टीपू सुल्तान और रॉकेट की कहानी तो कमाल की है। ये वाकई कमाल की है। टीपू के रॉकेट उस जमाने की तकनीक से बहुत आगे थे। वो लोहे के बने होते थे और पारंपरिक तोपों से कहीं ज्यादा दूर तक मार कर सकते थे।
अंग्रेज इनसे बहुत परेशान थे। जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू की हार हुई तो अंग्रेज इन रॉकेटों के डिजाइन को अपने साथ लंदन ले गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने इन रॉकेटों की रिवर्स इंजीनियरिंग की और उन्हीं के आधार पर अपने प्रसिद्ध कांग्रीव रॉकेट बनाए। ये वही रॉकेट हैं जिनका इस्तेमाल बाद में उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में किया। नेपोलियन के खिलाफ? जी, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिसने वाटरलू में नेपोलियन को हराया, उसने अपने करियर की शुरुआत में दक्षिण भारत में टीपू की सेना और उसके रॉकेटों का सामना किया था। मतलब जिन रॉकेटों का इस्तेमाल नेपोलियन के खिलाफ हुआ, जी, उनकी टेक्नोलॉजी भारत से गई थी। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। इसके अलावा टीपू का फ्रांसीसियों से भी गहरा कनेक्शन था। उसने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब बनवाया और खुद को नागरिक टीपू कहलाने की इजाजत दी। जैकोबिन क्लब? जी, ये तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। इसका क्या मतलब था? जैकोबिन फ्रांसीसी क्रांति के सबसे कट्टरपंथी समूह थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते थे। टीपू का ही क्लब बनवाना और नागरिक जैसा टाइटल अपनाना दिखाता है कि वो दुनिया में चल रहे नए राजनैतिक विचारों से वाकिफ था। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। मैसूर की कहानी इतनी जबरदस्त है कि हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन हमें दो और दिलचस्प राज्यों, राजपूतों और त्रावणकोर पर भी एक नजर डालनी है। तो राजपूतों की क्या स्थिति थी इस समय? राजपूत मुगल संबंध हमेशा से काफी उतार चढ़ाव वाले रहे। अकबर ने कूटनीति से राजपूतों को अपना सहयोगी बना लिया था और उन्हें काफी आजादी दी थी। लेकिन औरंगजेब के समय में, खासकर मारवाड़ और मेवाड़ के उत्तराधिकार के मामलों में दखल देने के बाद रिश्ते बहुत खराब हो गए। तो क्या 18वीं सदी में वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरे? उन्होंने अपनी आजादी तो हासिल कर ली, लेकिन एक होकर कोई बड़ी शक्ति नहीं बन पाए। उनकी आपसी दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा उन्हें कमजोर करती रही। नतीजा ये हुआ कि वो मुगल नियंत्रण से निकलकर पहले मराठों के प्रभाव में आए और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों के। लेकिन इसी दौर में आमेर के सवाई जयसिंह जैसे शासक भी हुए, जिन्हें एक महान राजनेता और सुधारक बताया गया है। सवाई जयसिंह की खासियत राजनीति से ज्यादा विज्ञान और खगोल विज्ञान में थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जब चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, एक राजा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में विशाल खगोलीय वेधशालाएं यानी जंतर मंतर बनवा रहा है। कमाल है। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम से तारों की गति की गणना के लिए टेबल तैयार करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने यूक्लिड की ज्योमेट्री और नेपियर के लॉगरिथम जैसे यूरोपीय वैज्ञानिक ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया। और आखिर में त्रावणकोर, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण राज्य था। त्रावणकोर आज के केरल के दक्षिणी हिस्से में था। यहाँ के राजा मार्तंड वर्मा ने एक बहुत मजबूत राज्य बनाया। उन्होंने पश्चिमी तरीके से अपनी सेना को ट्रेनिंग दी और 1741 में डचों को कोलाचल की लड़ाई में हराया, जो किसी भी भारतीय शक्ति द्वारा किसी यूरोपीय शक्ति को हराने का एक दुर्लभ उदाहरण है। उन्होंने मसालों के व्यापार पर सरकारी एकाधिकार स्थापित किया, जिससे राज्य बहुत अमीर हो गया। बाद में उनके उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय में राजधानी तिरुवनंतपुरम संस्कृत विद्या का एक बड़ा केंद्र बनी। तो आज की हमारी इस बातचीत का निचोड़ ये है कि 18वीं सदी का भारत सिर्फ पतन और अराजकता का दौर नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब मुगल सत्ता के कमजोर होने पर देश के अलग अलग हिस्सों में नई ऊर्जा और नई तरह की शक्तियों का उदय हो रहा था। ये सिर्फ पतन का दौर नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर नवीनीकरण और शक्ति प्रदर्शन का भी दौर था। मैसूर तकनीक के दम पर आगे बढ़ रहा था, तो त्रावणकोर व्यापार के दम पर और सवाई जयसिंह विज्ञान के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने कई ताकतवर भारतीय राज्यों के बारे में सुना। मैसूर अपने रॉकेट के साथ त्रावणकोर डचों को हरा रहा था और मराठे तो लगभग मुगलों की जगह ले ही चुके थे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, इतनी स्वदेशी शक्ति, इनोवेशन और सैन्य ताकत के बावजूद ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी आखिरकार पूरे उपमहाद्वीप पर हावी कैसे हो गई?